नमस्कार, न्यूज 18 राजस्थान पर आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। चलिए खबरों को विस्तार से देखते हैं। कांग्रेस में संगठनात्मक नियुक्तियों का दौर लगातार जारी है। ब्लॉक अध्यक्षों के बाद अब प्रदेश कांग्रेस की ओर से 368 मंडल अध्यक्षों की नियुक्ति की गई है। कांग्रेस में पहली बार मंडल अध्यक्षों की नियुक्ति की गई है। उदयपुर नव संकल्प शिविर में मंडल अध्यक्ष बनाने की घोषणा की गई थी। एक विधानसभा में 11 मंडल अध्यक्ष बनाए जाएंगे और ऐसे में प्रदेश कांग्रेस में 2200 मंडल अध्यक्षों की नियुक्ति होनी है। इसमें से आज ब्लॉक कांग्रेस कमेटियों की सिफारिश पर पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने 368 मंडल अध्यक्षों को नियुक्ति दी है। इसके बाद नियुक्ति के आदेश जारी किए गए था और उसके बाद में ब्लॉक होता था। जनसंख्या बढ़ती गई विधानसभा के अंदर, तो संगठनात्मक और सुचारू रूप से बेहतरीन कार्य कर पाए, इसलिए जो प्रस्ताव आया उसके तहत हमने मंडलों की नियुक्ति की है। हमने 25 से लेकर 30 के बूथ के बीच में एक मंडल किया है। एक विधानसभा के अंदर 11 मंडल होंगे। अगर उसमें बूथ की संख्या ज़्यादा है तो 11 से ज़्यादा भी बूथ मंडल हो सकते हैं। ये स्ट्रक्चर एक विधानसभा के तौर पे मिनिमम 11 मंडल उसके अंदर होंगे। ये है मंडल है वो बूथ और ब्लॉक के बीच की कड़ी है। तो वहीं राजस्थान में लगातार हो रही पेपर लीक की घटनाओं के बीच आरपीएससी की साख पर भी सवाल उठे हैं। लेकिन आरपीएससी के पूर्व चेयरमैन और सदस्य रहे डॉक्टर शिव सिंह राठौड़ की माने तो पेपर बनने से लेकर परीक्षा तक गंभीर गोपनीयता बरती जाती है, फिर भी पेपर लीक होना दुर्भाग्यपूर्ण है। इतना ही नहीं, परीक्षा केंद्र के मतदान केंद्र के समान सुरक्षा और परीक्षार्थियों के सेंटर बदलने की जगह शिक्षकों को बदलने का महत्वपूर्ण सुझाव आरपीएससी के पूर्व चेयरमैन की ओर से दिया जा रहा है। उनसे खास बातचीत की न्यूज 18 के हमारे संवाददाता रंजन दवे ने। युवा है उसके लिए राजस्थान लोक सेवा आयोग एक मंदिर है, एक पूजा का स्थल है, जहां से उसका भाग्य निर्धारित होता है और वो आने वाले समय के अंदर इस देश की सेवा करना चाहता है। तो जब पेपर लीक होता है तो एक युवा बेरोजगार जो है उसके साथ अन्याय और छलावा साबित हो जाता है। एक बेरोजगार, एक गरीब युवा जो कई महीनों की मेहनत के बाद जब परीक्षा देने आता है और केंद्र पे उसको पता चलता है कि पेपर आउट हो गया है, तो उसके दिल के ऊपर बहुत बड़ा कुठाघात हो जाता है। अपन हाल ही अगर इस केस को लें तो ये मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। इस इन्वेस्टिगेशन से ही बाहर निकल कर आएगा कि किस कड़ी के ऊपर ये पेपर लीक हुआ है। इसमें अलग अलग कड़ी, जैसे अपन कई बार कहते हैं कि प्रेस है, प्रेस के अलावा एग्जामिनेशन सेंटर है, एग्जामिनेशन सेंटर के अलावा जो भर्ती संस्थान है, और इसके 3 मुख्य जगह हो सकती है कि इन 3 केंद्र में कहां पर लापरवाही रही है। ये मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, इसके पश्चात ही पता चल पाएगा। जहां तक सुझाव की बात है तो मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि जो परीक्षाएं हैं वो भी एक मतदान केंद्र के रूप में, जो परीक्षा केंद्र है वो एक मतदान केंद्र के रूप में कार्य करें। जो परीक्षा संस्था आयोजित करवा रही है उसकी एक्विजिशन के अंदर 24 से 48 घंटे पहले परीक्षा केंद्र आने चाहिए, नंबर 1, ताकि वहां पर टाइट सिक्योरिटी रहे, किसी तरह का लीकेज नहीं। वहीं प्रदेश में बढ़ती अवैध कॉलोनियों, फर्जी गृह निर्माण सहकारी समितियों से छुटकारा दिलाने के लिए सरकार अब नियमों में बदलाव कर रही है। शहर के सुनियोजित व्यवस्थित विकास को दिशा देने के लिए नगरीय विकास और आवास विभाग प्रदेश में लैंड पूलिंग स्कीम लागू कर रहा है। जेडीए के फागी रोड इलाके में लैंड पूलिंग स्कीम के तहत आवासीय स्कीम लाने जा रहा है। राजधानी के फागी रोड स्थित गांव श्रीरामपुरा, बालावाला, डाबला खुर्द, लाखना और अचरावाला में जयपुर विकास प्राधिकरण आवासीय कमर्शियल स्कीम ला रहा है। ये स्कीम नए कानून लैंड पूलिंग स्कीम के तहत बसाई जाएगी। अब से पहले कोई भी स्कीम लॉन्च होने से पहले जमीन अधिग्रहण करने को लेकर विरोध देखने को मिलता था, लेकिन इस स्कीम से आसपास के किसान सबसे ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं। कारण स्पष्ट है, अब तक किसानों को मुआवजे के तौर पर 25% अंश ही मिल पाता था, लेकिन इस स्कीम के तहत किसानों को 50% तक डेवलप भूमि मुआवजे के तौर पर मिलेगी। तो वहीं बजट 2023-24 से पहले प्रदेश की सरकार ने संस्कृत शिक्षा विभाग को एक बड़ा तोहफा दिया। संस्कृत शिक्षा विभाग में 29 प्राथमिक संस्कृत विद्यालयों को उच्च प्राथमिक स्तर पर क्रमोन्नत किया गया है और 3 उच्च प्राथमिक विद्यालय, 1 बालिका उच्च प्राथमिक और 7 प्रवेशिका विद्यालयों को वरिष्ठ उपाध्याय स्तर पर क्रमोन्नत किया गया है। साथ ही 10 नवीन प्राथमिक संस्कृत विद्यालय खोलने की भी मंजूरी सरकार की ओर से दी गई है। शिक्षा मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला की मंजूरी के बाद सामान्य शिक्षा विभाग में अनेक नवाचार हुए हैं और इसी क्रम में संस्कृत शिक्षा विभाग को भी पीछे नहीं छोड़ा गया, ना ही इसे छोड़ा जाएगा। इसी क्रम में जो भी कार्य सामान्य विभाग शिक्षा विभाग में हो रहे हैं उनका क्रियान्वयन शिक्षा विभाग संस्कृत शिक्षा विभाग में भी प्रमुखता से कर रहा है। इसी क्रम में संस्कृत शिक्षा विभाग में नवीन प्राथमिक संस्कृत विद्यालय खोले गए हैं।
तो प्रदेश में आज बिजली विभाग के कर्मचारियों की ओर से सामूहिक रूप से हर जिला मुख्यालय पर ओपीएस समेत 5 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन किया गया। राजधानी जयपुर के पुराना पावर हाउस में इकट्ठा हुए बिजली विभाग के कर्मचारियों ने सामूहिक रूप से जमकर नारेबाजी की और बिजली कंपनियों में ओपीएस, इंटर डिस्कॉम तबादले जारी करने जैसी 5 प्रमुख मांगों को लेकर के जोरदार प्रदर्शन किया। राजधानी जयपुर में इस प्रदर्शन का जायजा लिया हमारे संवाददाता लवली वधवा ने। राजधानी जयपुर सहित पूरे प्रदेश भर में आज बिजली विभाग के तमाम कर्मचारी, अधिकारी और सभी इंजीनियर्स जो हैं आज प्रदर्शन करके सरकार तक अपनी मांगे पहुंचा रहे हैं। क्या इनकी डिमांड्स है, बात करते हैं। हमारे साथ में जाट साहब हैं। किस तरह की डिमांड है सर आपकी, क्या क्या डिमांड्स हैं और आज क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं आप लोग? जैसे राजस्थान सरकार के कर्मचारियों को 2004 के बाद में जो भर्ती हुए हैं, एनपीएस से ओपीएस का सरकार ने वादा किया है। बिजली कंपनियों के कर्मचारी भी वही मांग कर रहे हैं कि हमारे को ओपीएस दिया जाए। बिजली कंपनियों में जो पैसा है एनपीएस का वो सीपीएफ ट्रस्ट में गया था, उस पर कुछ एफडी ने अपने ऑब्जेक्शंस लगाए हैं। हम ये कह रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री को इसको संज्ञान में लेकर के जो 50,000 कर्मचारी हैं उनके हितों को ध्यान में रखते हुए बिजली कंपनियों में भी ओपीएस लागू किया जाए। आज पूरे राजस्थान के हर जिले पर कर्मचारी, अभियंता, अधिकारी और मजदूर सब प्रदर्शन कर रहे हैं और 18 तारीख को प्रदेश भर से सभी कर्मचारी, अभियंता, मजदूर, श्रमिक इकट्ठे होकर विद्युत भवन पे 10,000 की संख्या में प्रदर्शन करेंगे, जिसके कारण से कोई असुविधा हो तो वो सरकार की जिम्मेदारी होगी, हमारी नहीं होगी। सरकार के खिलाफ बिजली कर्मचारियों का गुस्सा फूट पड़ा है। इन लोगों को उम्मीद है कि आने वाले बजट में शायद ओपीएस का ऐलान इन लोगों के लिए भी किया जाए। ओपीएस एक बड़ी लंबी पुरानी मांग बिजली विभाग के बोर्ड कर्मचारियों की है, क्योंकि सभी विभागों में जब ओपीएस लागू किया गया तो बिजली बोर्ड के कर्मचारियों का कहना है कि उनके साथ फिर इस तरह का भेदभाव क्यों किया जा रहा है। कैमरा पर्सन मान सिंह के साथ लवली वधवा, न्यूज 18 जयपुर। तो वहीं अलवर जिले के गोविंदगढ़ थाना पुलिस की ओर से सेक्सटॉर्शन गैंग और साइबर ठगी करने वाली गैंग पकड़े गए हैं, जिसमें से गैंग के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया। इस गैंग के सदस्यों ने 30 महीने में 11 करोड़ रुपए से अधिक की ठगी की है। 3 ठगों को पीएनबी बैंक के एटीएम बूथ के पास से पकड़ा गया। वहीं पुलिस ने इनके पास से 8 एटीएम कार्ड, 4 मोबाइल फोन, 1 स्वाइप मशीन, 1 क्रेटा कार और 1.25 लाख रुपए नकद भी जब्त किए हैं। आपको बता दें कि इन आरोपियों ने पुलिस की पूछताछ में कई वारदात कबूल की है। पुलिस मामले को लेकर के अब जांच कर रही है। अलवर जिले के अंदर साइबर ठगी की बहुत ज्यादा वारदातें हुई हैं। इन वारदातों को देखते हुए श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जिला अलवर तेजस्वी गौतम के निर्देशानुसार एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमान सुरेश जी खींची जी के सुपरविजन में तथा श्री राजेश कुमार शर्मा वृत्ताधिकारी दत्त लक्ष्मणगढ़ के निकट सुपरविजन में मन एसएचओ द्वारा थाना स्तर पर एक टीम का गठन किया गया और साइबर ठगी से संबंधित अपराधियों को चिन्हीकरण के प्रयास किए गए। और अब बात अलवर में वकीलों के विरोध प्रदर्शन की। बहरोड के वकीलों की ओर से एडवोकेट राजाराम यादव और महेंद्र यादव को गैरकानूनी तरीके से हिरासत में लेने का विरोध किया है। इसके विरोध में पुलिस के खिलाफ निंदा प्रस्ताव भी पारित किया गया। इसमें पुलिस की कार्रवाई का वकीलों ने विरोध किया और एक एसडीएम को ज्ञापन भी सौंपा है। कि हमारी न्यायिक व्यवस्था को इस तरह से बेइज्जत करने के लिए पुलिस प्रशासन हमेशा क्यों तैयार रहता है। पहले भी हमारे एक एसपी साहब ऐसे थे जिन्होंने हमारे अभिभाषकों से अभद्र व्यवहार किया था, उसका खामियाजा उनको बहुत बुरी तरह भुगतना पड़ा था। हमारे अभिभाषक संघ के सदस्य राजाराम एडवोकेट और हितेंद्र एडवोकेट के साथ बहरोड डीएसपी ने जो है अभद्रता की और उनको लॉकअप में बंद किया, उनके साथ गाली गलौज की, उनके साथ अमर्यादित भाषा का उपयोग करते हुए हमारे एक वकील के पेशे को भी बदनाम और शर्मसार करने का कार्य किया। उससे पूरे अभिभाषक संघ बहरोड, मुंडावर, नीमराना, बानसूर सभी अधिवक्ताओं में रोष था। वहीं प्रदेश भर में आज सड़क सुरक्षा सप्ताह की शुरुआत की गई है। आने वाले 7 दिनों तक अब प्रदेश में अलग अलग कार्यक्रमों के जरिए लोगों को दुर्घटना से बचने के लिए जागरूक किया जा रहा है और राज्य की प्रस्तुतियों में कलाकारों में हास्य के माध्यम से भी गंभीर बातें वाहन चालकों के सामने रखी और इस दौरान
मंचन में यह बताया गया कि घर से निकलने के बाद वाहन पर लापरवाही आखिरकार कितनी भारी पड़ सकती है, आपका जीवन और आपके घर वालों के लिए कितना कीमती है। साथ ही भी बताया गया कि शराब पीकर वाहन चलाने वाले चालकों को सड़क पर कितनी भीषण दुर्घटना का शिकार होना पड़ सकता है, जान जा सकती है। हंसी मजाक में नाटक के जरिए लोगों तक एक सकारात्मक संदेश देने की कोशिश की गई। सभागार में परिवहन से जुड़े सभी कर्मचारी अधिकारी मौजूद रहे और कलाकारों के इस प्रयास को सभी ने खूब सराहा है। पिताजी के नाम से कोई नहीं आता आजकल, मम्मी के नाम से आएगा। अरे भैरू मम्मी बुला रही तेरी, आजा। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। डूंगरपुर से बड़ी खबर है, जहां पर अवैध बजरी खनन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। सोम नदी में 5 पुलिस की टीमों की छापेमारी हुई है, जिसमें 7 नाव, 5 डंपर और 1 ट्रैक्टर बरामद हुआ है। मौके पर बजरी के बड़े भंडार मिले हैं। कोतवाली, धंबोला, रामसागड़ा, निठाउआ, चीतरी थानों समेत टीएसटी की टीम की ओर से छापेमार कार्रवाई की गई है। अवैध बजरी खनन के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई है। एएसपी सुरेश कुमार के नेतृत्व में ये बड़ा एक्शन यहां पर देखा गया। नदी से 7 नावें, 5 डंपर, 1 ट्रैक्टर की बरामदगी हुई है। मौके पर बजरी के बड़े भंडार मिले हैं। ये बड़ी जानकारी एसपी शशि डोगरा के निर्देशन में यह कार्रवाई की गई। और अब बात गहलोत सरकार की ओर से आयोजित चिंतन शिविर की। 16 और 17 जनवरी को आयोजित होने वाले इस चिंतन शिविर में बजट घोषणाओं और जन घोषणाओं को लेकर चर्चा होगी। इस शिविर को लेकर के क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं, ये खास रिपोर्ट देखिए। मंत्री बताएंगे अपने विभाग का हाल, सीएम देखेंगे मंत्रियों का रिपोर्ट कार्ड, बजट घोषणाओं का क्या है हाल, जन घोषणाओं पर कितना हुआ काम। 16 और 17 जनवरी को एचसीएम रीपा में होने वाले चिंतन शिविर का मुद्दा यही है कि पिछले 4 साल में किए गए बजट घोषणाओं और जन घोषणाओं का हाल क्या है। कहा जा रहा है कि इस चिंतन शिविर में सभी मंत्री अपने विभागों का रिपोर्ट कार्ड पेश करेंगे। जन घोषणाओं की क्रियान्वयन की स्थिति पर चर्चा होगी। बजट घोषणाओं की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। अब तक शुरू नहीं हो पाए कार्यों की स्थिति पर बात होगी। तमाम विभागों की फ्लैगशिप योजनाओं की समीक्षा की जाएगी। इसके लिए तमाम विभागों के अधिकारियों को यह निर्देश दिया जा चुका है कि वो किस तरह से प्रेजेंटेशन तैयार करेंगे। नहीं, 4 साल में हम कहाँ बजट जो घोषणाएं थी उनमें कितना काम हुआ, कितना नहीं हुआ, लोगों को कितना फायदा मिला, नहीं मिला, और क्या करना है। ये चिंतन है कि हमारी बजट घोषणाओं को इम्प्लीमेंटेशन हुआ कि नहीं हुआ। आपको बता दें कि अलग अलग विभागों को प्रेजेंटेशन देने के लिए अलग अलग टाइम स्लॉट अलॉट किए जा रहे हैं, ताकि उस पर विस्तृत चर्चा के लिए समय मिल सके। इस चिंतन शिविर को लेकर तमाम मंत्रियों ने भी तैयारी शुरू कर दी है। मेरे विभाग के अधिकारियों ने और हम सब ने मिलकर बजट घोषणाओं के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया है, और मैं समझता हूं कि हम जो 5-7 ऊपर के विभाग हैं बजट घोषणाएं लागू करने में, उनमें रहेंगे। फ्री दवाई, फ्री जांच, 10 लाख तक का फ्री इलाज, निरोगी राजस्थान की जो उन्होंने जो घोषणा की थी उस पर पूरा अमल किया जा रहा है। आज प्रदेश के लोगों को फ्री इलाज मिल रहा है 10 लाख तक का, और 1,37,000 फैमिली का 100 मोटो अपने आप राज्य सरकार उनका प्रीमियम जमा करा रही है। उनको एक पैसा भी नहीं देना पड़ेगा। बाकी 90% परिवार इस हमारे मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना से जुड़ चुके, उनको आज प्रदेश में फ्री इलाज मिल रहा है। और इससे बड़ी कोई बीमारी हो, किडनी का हो, कैंसर का हो, हार्ट का हो, लीवर का हो, उनके लिए इसके अलावा 10 लाख के अलावा अगर उसमें और भी पैसा लगेगा, उसको चाहे 10-15 लाख हो, 20 लाख लगो, उसका भी सरकार निश्चित रूप से देने का शुरू कर दिया। लोगों को सहायता मिल रही है। 23 जनवरी से विधानसभा सत्र शुरू होने जा रहा है। तो माना जा रहा है कि इस बार के बजट सत्र में बड़ी घोषणाएं हो सकती हैं।
लिहाजा ऐसे में सरकार ये जानने की कोशिश में लगी है कि पिछले बजट में उन्होंने जो घोषणाएं की थी उनका क्या हाल है। सौरभ रिश्ती, न्यूज़ 18 रांची। एक और जहां चाइनीज मांझा कहर बरपा रहा है, दूसरी तरफ इसकी बिक्री भी धड़ल्ले से हो रही है। अलग अलग दो तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं। पहली तस्वीर कोटा की, जहां पर बीजेपी नेताओं ने बाजार से चाइनीज मांझा खरीदा, उसकी होली जलाई। तो वहीं झुंझुनू में चाइनीज मांझा बेचने वाले को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दो अलग अलग तस्वीरें। हालांकि प्रदेश भर में सभी जिला कलेक्टर्स को इसे लेकर के जानकारी दी गई है, निर्देश दिए गए हैं कि चाइनीज मांझे पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाएं और साथ ही साथ पतंगबाजी के समय को लेकर सुबह और शाम के एक एक घंटे का भी प्रतिबंध लगाया गया है। दो अलग अलग तस्वीरें चाइनीज मांझे को लेकर के किस तरीके से कोटा में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने चाइनीज मांझे के खिलाफ, इसकी बिक्री के खिलाफ प्रदर्शन किया है। तो वहीं झुंझुनू में पुलिस ने कार्रवाई की है। झुंझुनू में चाइनीज मांझा बेचने वाले एक दुकानदार की गिरफ्तारी हुई है। और इसी बीच कोटा से बड़ी खबर मिल रही, जहां पर पतंगबाजी करते हुए दो बच्चे छत से नीचे गिर गए हैं और इससे हादसा हुआ। दोनों बच्चों के एमबीएस अस्पताल में भर्ती होने की जानकारी है। गुमानपुरा थाना इलाके की घटना है, जहां पर जानकारी के मुताबिक ये दोनों बच्चे छत पर चढ़कर के पतंग उड़ा रहे थे और पतंग उड़ाने के दौरान पीछे चलते चलते छत से नीचे आ गिरे, जिससे हादसा हुआ। दोनों बच्चे घायल हुए हैं, इन्हें एमबीएस अस्पताल ले जाया गया। गुमानपुरा थाना इलाके की घटना है। एमबीएस अस्पताल में अब दोनों बच्चों का इलाज जारी है। तो पतंगबाजी से आए दिन हादसों में भी इजाफा हुआ है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें सबसे पहले सबसे तेज न्यूज़ 18 राजस्थान पर। कोटा से इस वक्त की बड़ी खबर। पतंगबाजी करते हुए दो बच्चे छत से नीचे गिरे हैं, पतंग उड़ा रहे थे और इसी दौरान दोनों नीचे गिर पड़े, इससे हादसा हुआ। दोनों बच्चे घायल हुए हैं, इन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां पर इन्हें भर्ती किया गया, उनका इलाज जारी है। गुमानपुरा इलाके की तस्वीरें हैं। आपको बता दें कि इन बच्चों का अब अस्पताल में इलाज चल रहा है। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। अगर बच्चे पतंगबाजी कर रहे हैं तो सीख यही है कि बड़ों के पास में होते हुए पतंगबाजी होनी चाहिए, वरना इस तरह के हादसे वो अब आम हो चले हैं। बच्चा का नाम क्रिस है। क्या उम्र है इसकी? इसकी 12 साल। क्या हुआ था? ऊपर छत पे एक पतंग उड़ा रहा था, नीचे गिर गया। कौन कौन थे उस समय? कोई भी नहीं था, अकेला ही था। घर पे अकेला ही था? हाँ, नहीं छत के ऊपर अकेला ही था। फिर कहाँ पे लेके गया? तो यहीं लाया सीधा ही। कहाँ लाए? छोटे है ये बच्चे? ये सिर में आई और थोड़ी पाँव में आई। पतंगबाजी में ज़्यादा उससे हो तो फिर अकेला छत पे गया और पतंग उड़ा रहा था। क्या नाम है? आरो नरवाल। कहाँ की बात? घर की। हमारे घर के वो एक दो पिटकी डोली थी, उस पर से रिपट गया। कितनी मंजिल से गिरा है और कौन कौन उड़ाया था बता? डोली थी। क्या नाम है? कहाँ की घटना? तो वहीं आयकर विभाग की ओर से प्रदेश के बीड़ी कारोबार से जुड़े लोगों के खिलाफ आयकर विभाग ने आयकर चोरी के मामले को लेकर बड़ी कार्रवाई की है। 200 से ज्यादा लोगों की टीम ने एक साथ 3 शहरों में यह बड़ी कार्रवाई की। खास रिपोर्ट देखिए। बीड़ी कारोबारियों पर आईटी रेड। जयपुर, टोंक, दौसा और लालसोट में रेड। 27 ठिकानों पर आईटी की बड़ी कार्रवाई। इस पूरी कार्रवाई के अंदर बताया गया है कि जो बीड़ी कारोबारी है उसकी तरफ से जो कारोबार की पूरी डिटेल नहीं दी गई है, इन तमाम चीजों को लेकर के राजधानी जयपुर में, टोंक में, दौसा में और लालसोट समेत 27 ठिकानों पर कार्रवाई की गई है। सस्ते में बिकने वाली बीड़ी से भी करोड़ों की रकम इकट्ठा की जा सकती है। अगर अब तक आप ये ना समझ पा रहे थे तो आयकर विभाग की इस कार्रवाई के बारे में जानिए। प्रदेश के 4 शहरों में जब आयकर विभाग ने कार्रवाई शुरू की तो सभी हैरत में पड़ गए। कारोबार से ये परिवार लंबे अरसे से जुड़ा हुआ है। टोंक में और टोंक के अलावा दौसा में, लालसोट में यहाँ पर जो है कार्रवाइयाँ की गई हैं और पूरा जो रिकॉर्ड है, जो लेन देन का है, खरीद फरोख्त का है, जमीनों का है और जो आय व्यय है। बीड़ी कारोबारी की ओर से कई ब्रांड की बीड़ी का कारोबार किया जा रहा है। इसमें चांद तारा ब्रांड, गमला छाप ब्रांड बीड़ी शामिल हैं।
जयपुर में सिविल लाइंस स्थित बीड़ी निर्माता के निवास और ठिकानों पर ये कार्रवाई की गई। तो आयकर विभाग के एक दस्ते ने टोंक में भी बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। टोंक शहर में बीड़ी व्यवसाय से जुड़े मोहम्मद ईद निजामुद्दीन के यहाँ इनकम टैक्स की बड़ी रेड हुई है। आज सुबह 4 बजे ही इनकम टैक्स के बड़े अधिकारी करीब 50 से ज्यादा गाड़ियों में 200 से ज्यादा अधिकारी कर्मचारी टोंक शहर पहुंचे। सुबह 4 बजे जयपुर आयकर विभाग की टीम अचानक टोंक पहुंची और अब तक शहर में सबसे ज्यादा आयकर चुकाने के नाम से मशहूर एक कारोबारी के ठिकानों पर जांच पड़ताल शुरू कर दी। सूत्रों के मुताबिक प्रदेश के बाहर के कई शहरों में भी इस कारोबारी के प्रतिष्ठान हैं। बताया जा रहा है कि टोंक जिले में सबसे ज्यादा इनकम टैक्स देने का अवार्ड भी मोहम्मद ईद निजामुद्दीन को मिल चुका है। हालांकि टोंक शहर में 200 से ज्यादा अधिकारी करीब 50 से ज्यादा कारों के काफिले के साथ सुबह 4 बजे टोंक शहर में प्रवेश होते हैं और दर्जन भर से ज्यादा जो ठिकाने हैं टोंक शहर में वहां पर एक साथ रेड की कार्रवाई की जा रही है। कुछ ऐसी ही कार्रवाई दौसा के लालसोट में भी हुई। इनकम टैक्स के एक दस्ते ने बीड़ी व्यापारी के 3 आवास पर छापा मारा। बीड़ी कारोबार से जुड़े इस परिवार के 3 मकानों पर आईटी के अधिकारी पहुंचे। माना जा रहा है कि सालों से बीड़ी के कई तरह के मशहूर ब्रांड का कारोबार किया जा रहा था और आयकर रिटर्न में कुछ गलत जानकारी देने के बाद अलग अलग शहरों में ये कार्रवाई हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। चलिए आगे बढ़ेंगे और इसी बीच बड़ी खबर हम आपको बता दें, बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त मिल रही है। 14 जनवरी से फिर से शीतलहर का दौर प्रदेश में शुरू हो सकता है। कल से एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने के आसार हैं। मौसम विभाग की ओर से जानकारी मिल रही है, उत्तर पश्चिमी राजस्थान के कुछ भागों में बादल छाए रहने के आसार हैं। तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी दर्ज की जा सकती है, जिससे भीषण सर्दी से प्रदेशवासियों को कुछ दिन राहत मिल सकती है। तो वहीं कुछ दिनों के ब्रेक के बाद प्रदेश में एक बार फिर से कड़ाके की सर्दी के शुरू होने के आसार भी हैं। मौसम विभाग ने मकर संक्रांति से प्रदेश में शीत लहर चलने की चेतावनी दी है। हालांकि इससे पहले प्रदेश के कई हिस्सों में मौसम बदलने की संभावना है। पिछले रविवार से प्रदेश भर में शीत लहर का दौर थमा है। एक बार फिर से ये शुरू होने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग की ओर से अलर्ट किया गया है और इस दौरान प्रदेश के कई हिस्सों में तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई। लोगों को सर्दी से थोड़ी राहत मिली है, लेकिन करीब 1 सप्ताह के अंतराल के बाद प्रदेश में एक बार फिर से कड़ाके की सर्दी का दौर शुरू होने की संभावनाएं मौसम विभाग की ओर से जताई गई है। 14 जनवरी से राज्य के अधिकतर भागों में एक बार फिर से उत्तरी हवाओं का दौर शुरू होने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि उत्तरी हवाओं के प्रभाव से न्यूनतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की बड़ी गिरावट होने से राज्य में एक नया शीतलहर का दौर बीकानेर संभाग से शुरू होगा। 15 जनवरी को सीवियर कॉल्ड वेव के आसार हैं। मौसम विभाग की तरफ से जानकारी दी गई कि 15 जनवरी से शीतलहर की तीव्रता में और ज्यादा बढ़ोतरी होने की संभावनाएं हैं। इसकी वजह से बीकानेर, जयपुर, अजमेर और भरतपुर संभाग के अधिकतर भागों में शीतलहर से तीव्र शीतलहर दर्ज होने की प्रबल संभावनाएं जताई गई हैं। इसी के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज 18 राजस्थान। नमस्कार।